अस्सलाम वालेकुम। नसीम राजपूत BTV के तमाम नाजरीन से एक्सपो से एक्सपोजर में एक्सपो सेंटर कराची से मुखातिब है। आज यहाँ हमारे मुल्क का इंतहाई अहम इवेंट प्रिंट पार्क 2022 शुरू हो गया और 1990 में शुरू होने वाला ये इवेंट प्रिंटिंग और पैकेजिंग इंडस्ट्री के हवाले से अपनी एक नुमाया शनाख्त रखता है, जिसमें मुल्क भर के एग्जिबिटर्स आके पार्टिसिपेट करते हैं। हमारी मुल्क की बड़ी कंपनियां जिनका प्रिंटिंग या पैकेजिंग से ताल्लुक़ है वो तमाम की तमाम यहाँ मौजूद होती हैं। इसीलिए प्रिंट पार्क को इन प्रिंट ऑफ पाकिस्तान प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग इंडस्ट्री करार दिया जाता है। इसका इनेकाद पैपगई करती है। पैपगई एक ऐसी एसोसिएशन है जिसने अपने अम्ब्रेला के अंडर में तकरीबन पाकिस्तान के तमाम ही प्रिंटिंग और पैकेजिंग से वाबस्ता जितने भी बिजनेसमैन हैं, कंपनीज हैं, उन सबको अपने एक अम्ब्रेला में लिया हुआ है। और फिर जब यहाँ वो एक्सपो में आते हैं तो फिर बिजनेस टू बिजनेस और बहुत सारी चीज़ें जहाँ लर्न करने का मौका मिलता है, वहीं मईशत को पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि इंटरनेशनल एग्जिबिटर्स भी यहाँ एक्शन में दिखाई देते हैं, वो लोग भी यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं। इस इम्पॉर्टेंट शो में हमारे मुल्क की कई नुमाया शख्सियात जो पैकेजिंग और प्रिंटिंग के हवाले से इस मुल्क में अपना रोल प्ले कर रही हैं। लाखों लोगों को रोज़गार जो है वो इस इंडस्ट्री के थ्रू मुहैया होता है और ये लोग जो हैं वो इस सिलसिले में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। इस वक्त IBM के CEO हैं जो पेपर्स इंपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान में पेपर जो इंपोर्ट किया जाता है उसमें एक नुमाया नाम है सलीम साहब का। थैंक यू वेरी मच सलीम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पैपगई के आने के बाद ये जो एक बिज़नेस टू बिज़नेस मॉडल बन गया, आप सब लोग एक अम्ब्रेला में जमा हो जाते हैं और पैपगई बनाने वाले आप खुद बैठे हुए। मैं ये जानना चाहता हूँ जो नए एग्जिबिटर्स आ रहे होते हैं उनको क्या चार्म दिखाई देता है अंडर दी अम्ब्रेला ऑफ पैपगई एंड प्रिंट पार्क? ये आपका सवाल बहुत ही मायने खेज भी और बहुत अच्छा भी है। हम यूं उसको लेंगे कि जब पैपगई नहीं थी तो क्या था। तो जब पैपगई नहीं थी तो कोई ऐसा प्लेटफॉर्म था ही नहीं जो हमारी गवर्नमेंट को ये बता सके या दुनिया को ये बता सके कि हमारे यहाँ प्रिंटिंग इंडस्ट्री कितनी आगे बढ़ चुकी है, और गवर्नमेंट को ये बता सके कि इस प्रिंटिंग इंडस्ट्री के लिए कागज़ कौन सा चाहिए। तो ये पैपगई ही है जिसने ये प्लेटफॉर्म दिया, और तमाम उन लोगों के लिए प्लेटफॉर्म है, चाहे वो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हों या इम्पोर्टर्स हों। बाहर के फॉरेनर जैसे हमारे इस वक्त इंडोनेशिया के लोग भी आए हुए हैं, उन लोगों के लिए भी यही प्लेटफॉर्म है। और इसके अलावा इतनी बड़ी इंडस्ट्री जो टेक्सटाइल के बाद दूसरे बड़े एम्प्लॉय देने वाली इंडस्ट्री, उसके लिए वाहिद प्लेटफॉर्म है, और जो अपनी पूरी ताकत के साथ सबको जगह भी दे रही है और सबको ये बताने का और लोगों के अंदर अवेयरनेस लाने का इससे अच्छा प्लेटफॉर्म और कोई नहीं है। सर, टेक्सटाइल के बाद सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। मेरा खुद भी एम्प्लॉयज़ के हवाले से, क्योंकि मेरा खुद भी ताल्लुक़ रहा, आप पेपर इंपोर्ट करते हैं। मैं कोई 16 साल जंग ग्रुप से वाबस्ता रहा। जंग के अब हम पेपर का साइज़ ही देख लें, उन्होंने साइज़ भी कम कर दिया, वो पतला कर दिया, 8 सफ़े का अखबार हो गया। तो ये तमाम की तमाम एक्सरसाइज तो मेरी अपनी आंखों से देखी हुई है। तो इंडस्ट्री है कहाँ पे एग्जैक्टली कि पेपर इतना महंगा हो गया कि जंग ग्रुप जैसे भी जो है वो उन्हें भी ज़रा सोचना पड़ रहा है। मैं आपको इस सवाल पे ज़रूर मुबारकबाद दूंगा कि आपने एक ऐसा अच्छा सवाल किया है कि क्यों न्यूज़ प्रिंट पेपर इंपोर्ट होता है, उस पर ड्यूटी नहीं है ना टैक्स है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो पावरफुल लॉबी है, तो इसलिए उनके ऊपर ड्यूटी टैक्सेस नहीं है। दूसरी बात, क्योंकि पावरफुल लॉबी के साथ उनका मुकाबला है, तो लोकल कोई भी एक इंडस्ट्री भी न्यूज़ प्रिंट नहीं बनाती। ये सबसे बड़ा एक सोचने वाला सवाल है। जबकि न्यूज़ प्रिंट पेपर का रॉ मटेरियल मेरे मुल्क में बहुत है, जिसको हम कहते हैं बगास, एग्रीकल्चर पल्प, उससे भरा हुआ हमारा मुल्क। वो यहाँ पर नहीं बनता क्योंकि लोकल मैन्युफैक्चरर्स को टैक्सेस का बेनिफिट नहीं मिलता। मेरे एक सवाल और है इसी सवाल से कि 12 साल का बच्चा अखबार पढ़ता है जिसके ऊपर टैक्स नहीं है अखबार पे। 4 साल के बच्चे के ऊपर जो कागज आता है उस पर आपने टैक्स डाला हुआ है। तो 4 साल का बच्चा जब बड़ा होगा तो पढ़ेगा ना। तो जब उसको कॉपी किताबों पे टैक्स ही इतना होगा तो पढ़ेगा कैसे वो। और कागज के ऊपर आपने सेल टैक्स डाला हुआ है, न्यूज़ प्रिंट पे सेल टैक्स नहीं है।
तो बच्चे की किताबों पे सेल टैक्स नहीं होना चाहिए अगर आपने तालीम देनी है। अखबार तो दूसरे हिस्सा है उसका। तो मैं यूं कहूंगा कि आपके चैनल के तवज्जो से कहूंगा कि गवर्नमेंट को चाहिए कि जैसे न्यूज प्रिंट के ऊपर टैक्सेस खत्म किए गए हैं, ऐसे तमाम तालीमी कागज के ऊपर टैक्स खत्म कर दें। ये मेरी गारंटी है, हमारी पेपगाई की गारंटी है, ऑल पाकिस्तान पेपर मर्चेंट एसोसिएशन की गारंटी है कि हम आपको 4 से 6 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट करके दिखाएंगे कागज, और प्रिंटिंग बुक हम एक्सपोर्ट करके दिखाएंगे। तो ये तो ऐसे सवाल तो मैंने कभी किसी चैनल पे नहीं देखे जो टची सवाल हैं सर। और जिसका जवाब देने में मुझे बड़ा मजा आया। मैं तो वो चीज़ की कि जो मैंने अपनी आंखों से देखी, तो आपका तो ये काम है सर। आपने पेगास की बात की और हमारे पास रॉ मटेरियल मौजूद है इस मुल्क में, फिर हमें प्रॉब्लम क्या आ रही है? आप सेल्स टैक्स की नौयत है क्या आखिर ऐसी सरकार ने रखी हुई है कि हम उसको बना नहीं सकते? आप जैसे माशाल्लाह लोग बैठे हुए। देखिए, इसका मैं अभी एक जवाब दे रहा था हमारे वाइस चेयरमैन साहब को भी, कि अगर आप चाइना को देखें ना, तो 82 या 85 की दिहाई में सबसे गंदी प्रोडक्ट चाइना बनाता था, चाहे पेपर हो या और कोई हो। क्या ऐसी वजह है जो चाइना दुनिया की सबसे अच्छी प्रोडक्ट बनाने लगा? चाइना गवर्नमेंट ने सारी सब्सिडीज खत्म कर दी, मुकाबले की फजा पैदा की, दुनिया वहां पर इंडस्ट्री लेकर आई मुकाबले के साथ। जब तक मेरे मुल्क में आप मुकाबले की फजा नहीं देंगे, चाहे वो इम्पोर्टर्स हों, चाहे वो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हों, प्रिंटर्स गवर्नमेंट के हों या लोकल प्रिंटर्स हों, उनको हम जब तक मुकाबले की फजा नहीं देंगे, ना हमारे अच्छा कागज बनेगा, ना अच्छा रॉ मटेरियल आएगा। एक्चुअली ये बगास जो है हमारी एक दूसरी बहुत बड़ी प्रोडक्ट है पाकिस्तान की, जिसको हम कहते हैं लाइव स्टॉक। अच्छा, बहुत बड़ी प्रोडक्ट है। ये और वो ये लाइव प्रिंटिंग की स्टॉक दुनिया का में लाइव स्टॉक कहलाती है ये। लाइव स्टॉक को जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, चाहे गाय का गोश्त हो या बकरे का गोश्त हो, ये उनका चारा हुआ करता था जो 40 रुपए मन मिलता था। आज पेपर मिल वालों ने उसका चारा ले लिया है अपने पास, और लाइव स्टॉक वालों को अब 800 रुपए मन मिलता है। वो तो 40 रुपए मन की चीज 800 रुपए मन मिलती है, जिससे हमारी एक प्रोडक्ट जिसको हम लाइव स्टॉक कहते हैं वो हमारी महंगी हो गई। दूसरा इससे हो गया कि जो ये बगास से जब बनाते हैं तो इसमें एक लेकर निकलता है जिसको हम कहते हैं रेड लिकर, और ये हमारे पानी में जाता है, जिससे तमाम आबी हयात मर जाती है। हमारे एनवायरनमेंट का तो है ही नहीं सिस्टम। तो जब एनवायरनमेंट का सिस्टम नहीं है तो उसमें ये चीज़ें नहीं बननी चाहिए। तीसरा, आजकल आप लोगों ने देख लिया होगा हर नवंबर दिसंबर में जो पूरे पंजाब के अंदर स्पेशली लाहौर में स्मोक होती है, उसकी वजह भी यही होती है कि आपके पास एनवायरनमेंट कंट्रोल है ही नहीं। तो मैं तो गवर्नमेंट से यही कहूँगा, आपके चैनल के उससे, कि दुनिया में सबसे कम पेपर इस्तेमाल करने वाला मुल्क है वो है पाकिस्तान। दुनिया में सबसे कम इस्तेमाल का पेपर जो है वो पाकिस्तान है, 8 किलो पे है। दुनिया में स्वीडन जो 335 किलो पे है एक साल में, एक हेड पर हेड पे। अल्लाह के वास्ते हमारे बच्चों को भी पढ़ने दें, रीडिंग का शौक हमारे बच्चों को भी है, उनको पढ़ने दें अच्छे कागज पे, मुकाबले की फजा लाएं और उनको वो कागज मुहैया करें जो ड्यूटी फ्री हो, टैक्स फ्री हो। अब 25% ड्यूटी मेरे यहाँ मुल्क में है, मेरे बराबर का मुल्क है इंडोनेशिया, मेरे बराबर का मुल्क है इंडिया। इंडिया में 0 रेट ऑफ ड्यूटी अगर वो इंडोनेशिया से माल मंगाए। इंडिया में 0 रेट ऑफ ड्यूटी है अगर वो इंडोनेशिया से इंपोर्ट करे। हम मंगाएंगे तो 25% ड्यूटी है। तो ये मेरा मुल्क कैसे चलेगा? आवाज तो दे दे तालीम सबके लिए। ओ भाई, तालीम दीवारों से होगी क्या? सर, इंडिया ने जीडीपी में आज की खबर है इंग्लैंड को पीछे छोड़ दिया, 5वें नंबर पे आ गए। उसकी वजह बताऊं, जैसे हम पेपर के हवाले से कह रहे हैं, इंडिया मुकाबले के बाद जब उनके यहाँ ड्यूटी थी उनके यहाँ भी यही हाल था। मुकाबले की वजह दिया, इंडिया नेट एक्सपोर्टर बन गया है उस कागज का जो तालीम पे इस्तेमाल होती है। तो वाई नॉट वी? उनके पास भी पल्प नहीं है, उनके पास भी जंगलात नहीं है, उनकी भी बिजली महंगी है, हम क्यों नहीं? हम इसलिए नहीं कि हमने एक नाजायज सब्सिडीज दी हुई है, हम इसलिए नहीं है कि हमारा कागज के ऊपर आरडी लगा दी जाती है, रेगुलेटरी ड्यूटी, जो दुनिया में शायद मुझे याद नहीं है कि कोई एक मुल्क हो। क्योंकि मुझे पता होता है कि बाजार एक्सपो वाले इतना अच्छा चैनल चला रहे हैं तो मैं ज़रूर डेटा भी साथ लाता, और आपके टीवी के चैनल पे आपको डेटा दिखाने में खुद भी समझ में आती है और मज़ा आती है। लेकिन इंशाल्लाह हम आपको प्रोवाइड करेंगे। और आपके चैनल से फिर मैं गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करूँगा,
कि खुदारा हम आपको टैक्स से मना नहीं करते, लेकिन उनसे टैक्स लें जिनसे लेना है। अगर आपने तालीम देनी है तो तालीम पे से सेल टैक्स हटा ले किताबों में से, और अगर तालीम बेचनी है तो जरूर उनसे सेल टैक्स लें। ये सोचना आपका काम है कि आपको तालीम बेचनी है या तालीम देनी है। जहां आपने लोकल मिल्स की बात की है, तो मैं आज से 1 हफ्ते पुराना एक किस्सा सुना देता हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी एक्सपोर्टर्स आए हुए थे और आ भी रहे हैं, तो उनका कुछ क्राफ्ट पेपर का काम था। तो मैंने एक लोकल मैन्युफैक्चरर जो सबको सप्लाई करता है, उस आदमी को मैंने अपने पास बुलाया, उससे बात की, क्या सैंपल लेके आओ, मुझे दाम बता, लोकल किस दाम में आ रहा है। उस आदमी ने मुझे सारी चीजें दी, दाम भी बताए। तो मैंने बोला अच्छा इसमें सेल टैक्स कितना है देते हो? क्या सलीम भाई आपको क्या हो गया है? सेल टैक्स तो वो देते हैं जिसका शनाख्ती कार्ड बनाओ। उस आदमी की मैं शक्ल देखता रहा कि उसने अपनी पूरी मशीनरी दिखाई मुझे, पूरी मिल लगी हुई है, और सेल टैक्स पूरी मिल सेल टैक्स नहीं दे रही है। तो सर मैं यूं कहूंगा कि इंपोर्ट जो है ना, आज हम ये गारंटी से कह सकते हैं, हमारी एक्मा ने काम किया है कि 95% को हमने सही कर दिया कि कहीं अंडर मैसिंग नहीं है, अंडर इनवाइसिंग नहीं है, नहीं है। और ये गारंटी है हमारी, जिसमें पेपगाई भी गारंटी देती है, और पाकिस्तान पेपर मर्चेंट एसोसिएशन जब से मेरे हाथ में आई है तो उसको मैं खुद देखता हूँ अंडरवाइसिंग के इशू को। आप उसको लीड कर रहे हैं? जी मैं देख रहा होता हूँ, और मैं 1 रुपए की चैलेंज दे सकता हूँ कि अंडरवाइसिंग नहीं है। जबकि लोकल मैन्युफैक्चरर्स को आप देखें, सिवाय 2 बड़ी मिलों के, हर आदमी इनवाइस से भागता है, आधी इनवाइस देता है, 4 ट्रक निकलते हैं, 1 ट्रक की इनवाइस देता है। क्या इस इंडस्ट्री को आप प्रोटेक्ट देंगे? क्या इन इंडस्ट्री को देके मेरे 22 करोड़ जो है उनको मारेंगे आप? क्या इस मुल्क के बच्चे यही देखने के लिए रह गए? आइए हम आपको दिखाते हैं, और पहले भी हमने दिखाया है कि सिर्फ एक एसआरओ पे 16-16 बिलियन रुपीस कमाए, और वो हमने दिए, इनको बताएं कि देखो ये चोरी हो रही है। आए हमारे साथ बैठे, गवर्नमेंट बैठे हमारे साथ, हम आपको पॉइंट आउट करेंगे कि जी ये लोग कर रहे हैं अंडरमाइजिंग, और इसको जिस दिन अंडरमाइजिंग आपने रोक ली ना, उस दिन आपकी मुल्क तरक्की कर जाएगा। पेपर इंडस्ट्री में, पेपर मैन्युफैक्चरिंग में मुल्क तरक्की कर जाएगा। सलीम साहब, ये जो आपने बताया कि जो इनवाइस गलत बन रही हैं, ये बना कौन रहा है? लोकल मैन्युफैक्चरर्स, सिर्फ लोकल लोकल और लोकल मैन्युफैक्चरर्स जो है डुप्लेक्स बोर्ड बनाते हैं, कोरोगेटेड की इनवाइस काटते हैं, सफेद कागज बनाते हैं, बोला इनवाइस ही नहीं है जाओ। तो पैप गई और इसके अम्ब्रेला में आना भी नहीं चाहते होंगे वो, इसलिए वो किसी लिए नहीं आएंगे कि यहाँ पर वो आएंगे एसोसिएशन के अम्ब्रेला में, तो एसोसिएशन तो फॉरन लेटर लिखेगी कि तुम इसको इनवाइस दो। तो उस अम्ब्रेला में तो आते ही नहीं है, उस अम्ब्रेला में आना भी नहीं चाहते। तो मैं नहीं कहता हूँ कि 100% सब चोर है, 2 उसमें बहुत अच्छे इदारे भी हैं, जिसको हम सेंचुरी मिल कहते हैं या बुल्ले शाह कहते हैं, बड़े अच्छे इदारे हैं, वो पूरा टैक्स देते हैं। लेकिन बाकी 32 मिले जो वो अगर सिर्फ उनसे ही गवर्नमेंट टैक्स ले ले तो अच्छा खासा रेवेन्यू आपका जमा होगा। और वो अच्छे खासे का मतलब कोई ये नहीं है कि मैं कह रहा हूँ 4 मिलियन 5 मिलियन 10 मिलियन, ये बिलियंस में है। मैंने गवर्नमेंट को चैलेंज दिया था कि जितना हम इम्पोर्ट करते हैं और जो हम सेल टैक्स देते हैं, हमारे से 90% ज्यादा लोकल मैन्युफैक्चर बनाता है, उतना सेल टैक्स दिखा दें आप। हम 10% वाले ज्यादा सेल टैक्स देते हैं, वो 90% वाले का सेल टैक्स ही नजर नहीं आता। वो इतनी बड़ी चीज गवर्नमेंट को नजर नहीं आती। सलीम साहब, ये जो सेल्स टैक्स का मामला है, आप अभी 25%, अब आप बड़ी आपने एक एग्जांपल दी कि इंडोनेशिया से अगर इंडिया कागज़ मंगाता है तो 0% है, इंडोनेशिया से हम मंगाते हैं तो 25% है। आपके ख्याल में इसमें कितना रिबेट अगर मिल जाए, हो सकता है वो कहें कि जी हम 25 से थोड़ा कम कर सकते हैं, बहुत कम नहीं कर सकते, अगर ये 10% पे 12% पे भी ले आते हैं, इसका फ़र्क कितना बड़ा पड़ता है? सर पहले तो ये देखना होगा कि आज मेरे पास 27% जो ड्यूटी है वो सिर्फ ड्यूटी है या नहीं। तो सिर्फ ड्यूटी नहीं है, 27% मेरे पे ड्यूटी है। मैं अब सेल टैक्स और इनकम टैक्स के चैप्टर को अलग कर देता हूँ, ठीक है, कि लोकल के ऊपर भी सेल टैक्स है, चाहे वो दे रहे हैं नहीं दे रहे अलग बात है, कानून में तो लिखा हुआ है ना, तो मैं उसको अलग कर देता हूँ। 27% ड्यूटी के बाद मुझ पे 10% आरडी है, वो हो गया 37%। और अगर मैं ब्राजील से माल मंगाऊं तो 39% मुझ पे डंपिंग ड्यूटी है, तो वहां से तो माल नहीं आएगा।
चाइना से माल मंगाऊं तो 29% मुझ पे डंपिंग ड्यूटी है, जो पहले ड्यूटीज मैंने बता दी इसके अलावा। तो जिस जगह पे जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि वहां लॉबी इतनी स्ट्रांग है कि 4 आदमी को आप बेनिफिट देना चाह रहे हैं, आपकी इतला के लिहाज से सिर्फ कराची में तकरीबन 7,000 प्रिंटिंग प्रेस जो रजिस्टर्ड है। पूरे पाकिस्तान में अगर महदूद अंदाजे में बताऊं तो 21 से 22,000 प्रिंटिंग प्रेस हैं। आपको 22,000 प्रिंटिंग प्रेस को आप सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई कर लें तो आपको पता चल जाएगा कितने लोगों का रोजगार है। अब आ जाइए कि लोकल मिल्स का कागज और कितने का। मैं आज के हिसाब से आपको बताऊं कि $800 में आपको कागज दुनिया में मिलता है, जिसमें $100 फ्रेट लगता है, तो आप उसको $700 गिनेंगे। आम फहम में समझाने के लिए कि 140 रुपए किलो में आपको माल ला के दे सकता हूं। यहाँ लोकल मिल वाले वो माल 300 रुपए का बेच रहे हैं मुझे, और उससे गंदा कागज। क्यों? उनको पता है कि इनके ऊपर आरडी, ड्यूटी, ये सब लगा के इनकी कॉस्ट 350 हो जाएगी, तो वो 300 रुपए में वो गंदा कागज बेच रहे हैं, जिससे बच्चा पढ़ने के बाद अगर फाउंटेन पेन से लिखेगा तो एक फुल स्टॉप के बाद लकीर खुद खींचेगी। तो बच्चे की कभी राइटिंग भी अच्छी नहीं हो सकती और ना आंखें अच्छी होंगी। वो इतना गंदा कागज है जिसपे कायदे बनते हैं, जिसपे किताबें हमारी छपती हैं लोकल में से। हर बच्चा 7 साल की उम्र में चश्मे वाला हो रहा है। क्या अभी हमने कभी सोचा है इसकी मतलब ये क्यों हो रहा है? क्या मुझे जापान, अमेरिका, यूरोप एक मुझे बुक दिखा दी है, रीडिंग बुक्स, जो ब्लू शेड पे हो? एक भी नहीं मिलेगी आपको। ये मेकअप करके ब्लू शेड इसलिए करते हैं कि इनकी गंदा कागज नजर ना आए, और जिससे हमारे बच्चों की आंखें खराब होती हैं, क्योंकि जब भी कोई चीज कलरफुल होगी वो रिफ्लेक्ट करेगी आइस को। जब रीडिंग्स करेंगे तो उनके बच्चों की आंखें चली जाती हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं और डॉक्टर मिनाज 20 साल से हम कर रहे हैं। और लोगों ने हमसे पूछा भी कि जी आप तो कभी जीतते नहीं हो। मैंने कहा यही आपकी खुशफहमी, हम जीतते चले जा रहे हैं। हमारी टीम बड़ी हो रही है, सारा मीडिया हमारे साथ हो रहा है, लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं। अवेयरनेस ही हमारी जीत है, क्योंकि ना टैक्स मुझे देने में तकलीफ है, ना टैक्स अगर चोरी कर रहे हैं तो उनके लिए कर रहे हैं, हम नहीं करेंगे कभी भी। तो हमें तकलीफ नहीं है, हम इस मुल्क के लिए काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह करते भी रहेंगे। मैं खैर बदर एक्सपो और मेरी बहुत पुरानी दोस्ती भी है, और तकरीबन हर एग्जीबिशन वो मेरे पास आते भी हैं, चाहे प्रिंटिंग पाइप का हो या और कोई भी हो। तो इससे अच्छा इवेंट मैनेजमेंट वाले में और कोई है भी नहीं। और यूं कह लेंगे हम कि अगर ये नंबर 1 पे है तो नंबर 2 जो है ना वो 25 नंबर के बाद शुरू होता है इनका। तो गैप है और ये इन्होंने अपनी मेहनत से यहाँ तक पहुँचाया। मैं आपके एक सवाल को कंटिन्यू करना चाहूँगा अगर आपकी इजाज़त हो, कि जो नया न्यू कमर्स आते हैं वो कैसे आएंगे। आज से सिर्फ 7 साल पहले मेरे बच्चे बाहर से पढ़ के आए और उन्होंने एक इंडस्ट्री का सोचा कि ये इंडस्ट्री हम लगाते हैं, इसमें बहुत अच्छा गैप भी है और एक काम भी हो जाएगा। तो उन्होंने टिश्यू पेपर कन्वर्टिंग की एक इंडस्ट्री बनाई, जो 500 मिलियन की सिर्फ मशीनरी आई। उनके जो मर्दे मुकाबिल लोकल मैन्युफैक्चरर्स थे, उन्होंने पहले उसके ऊपर ड्यूटी लगवाने की कोशिश की, क्योंकि वो सेकंड लार्जेस्ट ब्रांड हो गया था 5 साल में ही। देखिए, ब्रांड का नाम मैं नहीं लूंगा और उनके ब्रांड का नाम भी आपको नहीं बताऊंगा, अच्छा नहीं है। दूसरे मरहले में 24% उसके ऊपर आरडी लगा दी गई। आज वो बच्चों की जो मशीन है वो खाली पड़ी हुई हैं और काम नहीं कर सकते। तो इस किस्म की पॉलिसीज कभी नहीं होती है, दुनिया में नहीं हुई है। क्या आप एक 500 मिलियन एक आदमी ने इन्वेस्ट किया, उसकी पूरी इंडस्ट्री को आपने पट्टा बिठा दिया ड्यूटियां लगा के? वो 250 मिलियन की भी नहीं बिकेगी अगर आप बेचने जाते हैं उसको। नहीं, तो लकड़ी तो सिर्फ और सिर्फ लोहे के दाम बिकेगा। मैं गवर्नमेंट से भी कहूंगा कि खुदारा हमने जो निकालना है, हमने जो टैक्स देना है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम देते भी हैं, देते भी रहेंगे। अल्लाह के वास्ते हमारे बच्चों को पढ़ने दें, बच्चों के लिए कागज के इस्तेमाल को आसान बना दें, हमें वो काम करने पे मजबूर ना करें कि हम भी कोई अंडरमाइसिंग करें। तो हमें, मेरी ये ख्वाहिश है कि जो दुनिया में ड्यूटी है वो ड्यूटी ले आए। हमारा लोकल मैन्युफैक्चरर्स भी मेरा ही है,
उसको प्रोटेक्शन दे, 10% की दे दे प्रोटेक्शन, जो कि वो भी गलत है, लेकिन उसको 70% की प्रोटेक्शन पे कॉस्ट होती है। इतनी बड़ी कॉस्ट पे मुझे कोई लोकल इंडस्ट्री नहीं चाहिए जिसका रॉ मटेरियल नहीं हो। और 22 करोड़ के बच्चों के लिए इस चैनल से मैं कहूँगा, बहुत से चैनल्स पे हम गए हैं, लेकिन जितनी तफसील से यहाँ हमें टाइम मिला है, मैं इसका फ़ायदा उठाते हुए यही कहूँगा कि आए हमारे साथ बैठें, हम आपको बताते हैं कि इससे ज़्यादा आपको रेवेन्यू मिलेगा और मेरे बच्चे बहुत अच्छी किताबों पे पढ़ेंगे। थैंक यू। ये तमाम वो स्टेक होल्डर्स हैं कि जो इस मुल्क में अगर रोज़गार देने की बात करें तो दूसरे नंबर पर आते हैं। ये इंडस्ट्री अगर प्रिंटिंग और पैकेजिंग की बात कर लेते हैं तो दूसरे नंबर पर दिखाई देती है। लेकिन पाकिस्तान में हम जहाँ चले जाते हैं, ये मैं अपने मुखातिब हूँ सर इस BTV के प्लेटफॉर्म से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बात तो ये कर रहे हैं कि अपने लोगों को हमने फाइनेंशियली साउंड करना है, अपने लोगों को मुश्किलात से निकालना है। हम अमली इक़दामात क्या कर रहे हैं? आप एक छोटी सी एग्जांपल मुझे इस गुफ्तगू में पता चली कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये मिज़दाक हर जगह पे चलती आ रही है। अगर हम देखते हैं तो फिर न्यूज़पेपर ज़ाहिर अथॉरिटी का नाम है, उनके पेपर पे ड्यूटी नहीं है, और मेरा बच्चा जो स्कूल जा रहा है उस पे जो है वो एक बड़ी ड्यूटी दी जा रही है उस पेपर के ऊपर। वो बच्चा जब तालीम हासिल करेगा तो ही वो अखबार पढ़ने के काबिल होगा। हम उसको अगर यहीं रोकना शुरू कर देंगे, वो पढ़ेगा ही नहीं, तो फिर अखबार कौन पढ़ेगा? ये अरबाब इख्तियार से एक सवाल है। यहीं अगर तालीम रुक जाती है तो कौन जाएगा फिर अखबार पढ़ने के लिए? इनके जो मसाइल हैं वो बहुत सीरियस है। ये सिर्फ इनके मसाइल नहीं है, ये मेरे मसाइल हैं, ये यहाँ जितने लोग खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं उनके मसाइल है। ये एक आम आदमी का मसला है। जितने लोगों को रोज़गार जा रहा है, खुदारा उस रोज़गार को बढ़ाने में मदद करें, ना कि उसको घटाने में आपका किरदार होना चाहिए। अगर आप बड़े हैं तो फिर आपको बड़ों की हैसियत से अपना किरदार अदा करना है। यह नसीम राजपूत एक्सपो सेंटर कराची से एक्सपो से एक्सपोजर में और प्रिंट पार्क 2022 के स्पेशल एपिसोड से आपसे चाहता है इजाज़त। ज़िंदगी रही तो फिर जल्द आपसे फिर मुलाकात हो रही है। टिल देन अल्लाह ने के बाद।